ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी टाइप्स के सेंटेंस होते हैं उन सारे सेंटेंस को मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से किस फॉर्मेट पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, है ना। और नोटिस कीजिएगा कि इससे पहले आप वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने एक टेबल के माध्यम से टेंस के लगभग सारे हेल्पिंग वर्ब जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारे टेंस के मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज किया जाता है ये सारे मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से समझाया अबाउट 25 मिनट में। तो इतने लंबा कोर्स जो है मैं केवल आपको 25 मिनट में मैंने कंप्लीट किया है। तो उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन आपको मिल रहा होगा, वीडियो में आप देख रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं, बात करते हैं। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक ही टेंस को, एक ही सेंटेंस को मैंने अलग अलग 5 तरीके से लिखा है ना। इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में लिखा है। तो इसको किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, आज मैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है मैं स्कूल जाता हूं। ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस। नोटिस कीजिएगा असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो दो टाइप्स के होते हैं, एक निगेटिव और एक होता है सिंपल। तो ये जो हमारा क्या है, ये अफर्मेटिव ही है यानी सिंपल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टेंस होता है वो अगर क्या हो, अफर्मेटिव हो, यानी अफर्मेटिव मतलब ना तो निगेटिव हो ना तो इंट्रोगेटिव हो, तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और फिर आपका आता है ईटीसी यानी इसेक्ट्रा। इसेक्ट्रा में आपका क्या क्या आ जाता है, मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो उतना लंबा मुझे नहीं जाना, मुझे बस इसको ट्रांसलेट करना है किस तरह से। सब्जेक्ट मेन वर्ब में यस या यस, ऑब्जेक्ट एंड देन। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई यानी मैं। तो सबसे पहले मैं आई का प्रयोग करूंगा। अब आप देखेंगे, आपको मैंने बताया कि आई जो होता है वो होता है आई, वी, यू, दे प्लूरल, और ही, सी, इट ये आपका सिंगुलर। तो जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर हो, यानी सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर या सिंगुलर हो, तो ही हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज प्लूरल होने पर हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि मेन वर्ब है आपका जाना, और इसलिए यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आई गो, फिर उसके बाद स्कूल के लिए लिख दूंगा टू स्कूल, टू स्कूल। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, किसमें, इंग्लिश में। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहां पे मैंने इसलिए नहीं प्रयोग किया क्योंकि सेंटेंस आपका सिंपल है, ना तो नेगेटिव है ना तो इंट्रोगेटिव है। और जब भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं तो मैं आपको यही बार बार कहता हूं कि भैया निगेटिव और इंट्रोगेटिव ही होने पर हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। चलिए आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई। केवल आपको यही स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अभी जब मैं आपको बार बार स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा मैं स्कूल नहीं जाता हूं, यानी इसी चीज को मैंने किसमें बना दिया, निगेटिव बना दिया। अब इसको कैसे करना है, देखिए जब मैंने बात किया निगेटिव की तो यहां पे सीधे समझना है, वही चीज हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब हम डायरेक्ट मेन वर्ब पे नहीं आते हैं, डायरेक्ट हम आएंगे हेल्पिंग वर्ब पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब क्यों, तो मैंने बताया कि क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव होने पर आपको हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं होता तो यहाँ पे सीधे हम मेन वर्ब का प्रयोग करते थे, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते थे। तो सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे मेन वर्ब। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर मेन वर्ब में यस या इसका प्रयोग नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। तो डज में ऑलरेडी क्या लगा है, यस या यस लगा है, इसलिए हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा इसेक्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अदर। अब इस बिहार पे अगर मुझे ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
सब्जेक्ट आई हो गया हमारा। अब चूंकि आई आपका क्या है, प्लूरल है, आई वी यू दिस ही सी इट सिंगुलर, तो आई जो प्लूरल है तो आई के साथ हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करना है। मैं आपको बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू आर डज, डू आर डज। तो सिंगुलर के साथ डज जबकि प्लूरल के साथ डू, तो ये है प्लूरल और यहाँ पे लगाना हमें क्या लगाना है, आई डू। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधे लिख दिया, जबकि मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको तुरंत प्रयोग करना है नॉट का। किसका प्रयोग करना है सर, नॉट का, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका अदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई डू, उसके बाद हमें करना है नॉट, आई डू नॉट। फिर जाता है तो जाना का क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो हमारा आ जाएगा स्कूल ऑब्जेक्ट, यानी आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। अब हम बताएंगे कि यहां पे देखिए नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अब इंट्रोगेटिव है तो अब इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, देखिए जब ये हमारा इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है, क्या सर, इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल और डबल का क्या मैटर है, देखिए सिंगल का मतलब ये होता है कि इसकी शुरुआत जब भी आपका हिंदी में, जब हिंदी सेंटेंस हो और हिंदी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आता है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हमेशा ध्यान देना ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी इसकी शुरुआत इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ना कि हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। यानी हमें क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है ना। जैसे आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, आपसे कोई पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आपका क्या नाम है। अब देखिए क्या जो है वो बीच में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है, तो बीच में आ रहा है इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं, इसलिए मैं क्वेश्चन वर्ड पहले रख रहा हूं व्हाट। लेकिन आपसे जब कोई पूछता है कि डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, क्या तुम, अब देखिए क्या पहले आया और क्या के लिए हमने क्या प्रयोग किया, डू। तो यही होता है, यही चीज यहां पे भी है, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो चूंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, डू आर डच का प्रयोग करेंगे, डू आर डच। और फिर डू आर डच के बाद हम यहां पे तब उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट जब आपका हो गया तो सब्जेक्ट के बाद अब आपका क्या आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज हो चुका है, और फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग हटा दो। अब इसके बाद क्या आएगा, नॉट तो है नहीं, इसलिए इसके बाद आएगा मेन वर्ब। क्या आएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड देन आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाता है एक्सेट्रा। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको इसको मेंशन करना है। देखिए तो सबसे पहले डू या डच, तो चेक करो कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर, तो है आई सेम है, तो जाहिर सी बात है हम डू का ही प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे कि डू आई, उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो प्रयोग हो गया। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो, गो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या आपका, स्कूल। मतलब आई डू आई गो टू स्कूल, स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। ये आपका एक पूरी तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसी बेस पे मुझे करना है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहां पे मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, मैं स्कूल क्यों जाता हूं। अब देखिए यहां पे, ठीक है, यहां पे क्यों वर्ड है ना, या फिर मैं ऐसे करता हूं, मैं इसको यहां पे इरेज करता हूं, यहां पे मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं वाह स्कूल कब जाता है। ठीक है, कब जाता है, ये हो गया।
चलिए, अब ये सेंटेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वह स्कूल कब जाता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन और बीच में आ गया। अब जब यहाँ क्वेश्चन बीच में आ गया तो सीधे से आपको समझ जाना इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, क्योंकि अब हम जब भी हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन और बीच में आएगा तो हम इसकी इंग्लिश, इसका जो अंग्रेजी होता है, इसकी इंग्लिश जो मीनिंग होती है उससे हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखूंगा। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ड। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ड, चूंकि यहाँ पे क्या है, डू आर डज, डू आर डज। और फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद तब क्या आएगा? मेन वर्ब, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। तो वह स्कूल कब जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, और क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, व्हेन। उसके बाद डू या डज, तो डू या डज को आपको किसके हिसाब से रखना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट यहाँ पे देख लें हुआ है वह, और वह आपका है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सिंगुलर साथ डज। तो व्हेन डज ही, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा व्हेन डज ही, एंड देन यहां पे देखिए सब्जेक्ट का मेन वर्ड, तो व्हेन डज ही गो, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको ट्रांसलेट करते जाएंगे। और फिर क्या करना मुझे, एक लास्ट है जो अलग तरीके से, यहां पे देखिए ये मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपका निगेटिव भी है। और इसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है, तो यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आपको वही लिखना है। सबसे पहले देखिए मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, और क्वेश्चन जो बीच में आया तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, हाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद, सॉरी देखिए थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं। क्वेश्चन वर्ड के बाद सेम वही करना है, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना है, डू आर डज। अब यहां पे फिर हमें सब्जेक्ट, मतलब यहां तक हमें सेम चलना है, लेकिन चूंकि निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव को हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट। और फिर आपका मेन वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। इसी फॉर्मेट में आपको चलना है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका है क्या है, क्यों, तो लिखेंगे व्हाई, व्हाई। फिर डू या डज, तो यहां पे आई प्लूरल है इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे, व्हाई डू। सब्जेक्ट आपका आई, व्हाई डू आई, एंड देन आपका क्या हो जाएगा, नॉट, व्हाई डू आई नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, फिर टू स्कूल। तो इस हिसाब से मुझे करना है, व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। इस फॉर्मेट पे हम सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल आपको ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर के आधार पे जितने भी सेंटेंस हैं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, चाहे वो कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस, कोई भी टेंस हो, यही सेम स्ट्रक्चर होगा और इसी सेम स्ट्रक्चर पे सारे टेंस को आपको करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाकी मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं। वैसे कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरह से सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको बना के दूं। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।